हेलो फ्रेंड्स, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि रिलेटिविटी की थ्योरी के बाद कैसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई और उसके बाद जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई। तो ये तीन तरह की रिलेटिविटी थ्योरी हैं जो एक के बाद एक आई थी। तो फर्स्टली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट गैलीलियन ने दिया था, जो कि न्यूटन के लॉज पर ही बेस्ड था। उन्होंने प्रूव करके दिखाया था कि अगर एक इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉ वर्क करते हैं तो दूसरे इनर्शियल फ्रेम में भी न्यूटन के लॉ इनवेरिएंट रहते हैं, दैट मीन्स एज इट इज रहते हैं। इसको आप फील भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। पहले तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि इनर्शियल फ्रेम उन फ्रेम्स को कहते हैं जो कि रेस्ट में होते हैं या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में यूनिफॉर्म वेलोसिटी होनी चाहिए, यानी एक फ्रेम अगर ये है और दूसरा फ्रेम ये है, अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी v है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हो सकता है कि ये रेस्ट में ना हो और ये मूव कर रहा है, तो मान लिया इसकी वेलोसिटी u है, इसकी u प्राइम है, लेकिन इनके बीच में कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी u प्राइम से ही मूव कर रहा है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से ही मूव कर रहा है, तो ये दोनों फ्रेम इनर्शियल फ्रेम हुआ। और इस तरह के सारे फ्रेम जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं या रेस्ट में हैं, ठीक है ना, तो उस तरह के फ्रेम्स को आप इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। और जो फ्रेम जिनमें एक्सेलरेशन होता है या रोटेट करते हैं, उस तरह के फ्रेम को आप नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं और उसमें न्यूटन के लॉ वर्क नहीं करते हैं। वर्क करेंगे, ऐसा नहीं है कि न्यूटन के लॉ वहाँ वर्क ही नहीं करेंगे, लेकिन उसमें कुछ फिक्टिशियस या सूडो फोर्स जनरेट हो जाते हैं। उन सूडो फोर्स को अगर हम नेट फोर्स से सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी न्यूटन के लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल होते हैं। तो ये सब हमने पिछले लेक्चर में भी बातचीत की थी उसके बारे में। तो अभी हम बात कर रहे हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, गैलीलियन ने एक फ्रेम से कोऑर्डिनेट किस तरह से चेंज होते हैं उसके बारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इक्वेशंस दी थी। तो फर्स्टली एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि गैलीलियन के जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो जो आपकी फिजिकल माइक्रो वर्ल्ड की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे एप्लीकेबल है, क्योंकि उनकी वेलोसिटी वेरी वेरी लेस देन c होती है। ओके, c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वो जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम कितनी भी कोशिश कर ले, इस स्पीड के कंपैरेबल नहीं हो पाती है, क्योंकि उनके अंदर मास होता है और मास की वजह से वो इतनी वैल्यू को अटेंड नहीं कर पाती है। जो लाइट होती है उसमें भी पार्टिकल हैं, फोटॉन्स, जो अब प्रूव हो चुका है। पहले ऐसा नहीं माना जाता था, उस टाइम पे जब ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी गई थी तब लाइट को एज ए वे माना जाता था, पार्टिकल नहीं माना जाता था। बाद में 1900 के में जब कुछ चीज़ें लाइट के वेव बिहेवियर से प्रूव नहीं हो पाई थी, तब ये पता चला कि लाइट की पार्टिकल फॉर्म है और उन्हें फोटॉन्स बोलते थे। लेकिन ये फोटॉन्स जो होते हैं फ्रेंड्स, उनका रेस्ट मास 0 होता है और उनकी मैक्सिमम अटेनेबल स्पीड जो है वो c के इक्वल होती है। लेकिन आप ये कहेंगे कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है, किसी भी पार्टिकल बोल रहे हैं और उसका मास ना हो, यानी रेस्ट मास 0 हो। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा पॉसिबल है अगर रिलेटिविटी है, तब अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम है और फोटॉन्स के पास मोमेंटम भी है और एनर्जी भी है, ठीक है। तो अगर किसी पार्टिकल के पास मोमेंटम होता है तो चाहे उसका रेस्ट मास 0 भी हो, तब भी वो पार्टिकल मूव कर सकता है और उसकी मैक्सिमम स्पीड जो होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होती है। इससे ज़्यादा स्पीड किसी की नहीं होती। खैर, ये तो बहुत बाद की बातें हैं, क्योंकि जब तक कि गैलीलियो ने ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी थी तब तक ये नहीं पता था कि पार्टिकल फॉर्म है, लाइट का जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तब तक ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन अभी ये बात हो रही है कि न्यूटन के जितने भी फिजिकल लॉ बनाए थे उन्होंने अर्थ पे रह के बनाए थे, तो उन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व करके वो किस तरह का बिहेव कर रही हैं उस चीज़ों से रिलेशंस निकाले थे। एक्चुअली में उन्होंने अपने आप से डेवलप तो नहीं किया। कोई भी साइंटिस्ट है, कोई भी लॉज हैं, तो अपने आप से तो डेवलप नहीं करते हैं, वो चीज़ों को रिपीट करते हैं और जिस तरह का बिहेवियर उन्हें रिपीटली मिलता है तो उसी के अकॉर्डिंग अपने लॉज को फॉर्मुलेट करते हैं। तो न्यूटन के लॉ फॉर्मुलेट तो हो गए थे और
इसी वर्ड में फॉर्मुलेट हुए थे और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए हुए थे। माइक्रोस्कोपिक यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इतने ज़्यादा तब डिटेक्ट नहीं हुए थे। तब तक ये नहीं पता था कि इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, कंपेरेबल टू लाइट है, मतलब इतनी स्पीड वाले पार्टिकल के बारे में कोई भी थ्योरी, न्यूटन के जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। वो सब चीज़ें अब आप जानते भी हैं, लेकिन उस टाइम पे केवल फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में ही बात की जाती थी जिनके पास मास होता था। तो इनकी स्पीड बहुत कम होती थी, इसीलिए आसानी से न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन लगा के निकाले जाते थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है जब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन होता है। दैट मीन्स कि अगर एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि आपके 3 ऑब्जर्वर हैं, ठीक है, ये तीनों में ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, और ये v वेलोसिटी से इस रेस्ट वाले से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में है, रेस्ट फ्रेम में है, ये भी इनर्शियल फ्रेम होगा और ये भी इनर्शियल फ्रेम होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो ये दोनों रेस्ट में ही है, तो इनर्शियल फ्रेम है, और इसके रेस्पेक्ट में ये भी मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ये भी इनर्शियल फ्रेम है इसके रेस्पेक्ट में, और ये ऐसे जा रहा है, लेकिन v स्पीड कांस्टेंट है इसकी। तो ये तीनों फ्रेम 1, 2 एंड 3 तीनों फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई इवेंट होती है, तो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इवेंट जब होती है तो उसमें पोजीशन कोऑर्डिनेट के साथ टाइम को इन्वॉल्व करना भी जरूरी होता है, क्योंकि हम ये बताते हैं कोई भी इवेंट जब कब हुई, कहाँ हुई, ठीक है। तो स्पेस और टाइम इन दोनों को इंक्लूड करना जरूरी होता है इवेंट के केस में। तो हमने कहा कि मान लिया ये ऑब्जर्वर इन दोनों ऑब्जर्वर को देख रहा है। इस ऑब्जर्वर ने एक बॉल को ऊपर उछाला, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे किया तो उसके सीधे हाथ में आएगी। ये चीज़ आप अगर कोई भी एयर का फ्रिक्शन नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बाहरी कोई फोर्स नहीं है, तो ऊपर गई नीचे अब आएगी सीधे, और सीधे उसने डाली है, ये भी ध्यान रखना है, ऐसे नहीं डाली है तो थोड़े ना हाथ में आएगी, सीधे गई और हाथ में आई। अब सेकंड ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, वो v यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है और ऊपर बॉल डालता है, तो क्या देखते हो आप, तो उसके हाथ में भी वापस आती है। दैट मीन्स कि लॉ, न्यूटन का जो लॉ है वो इस फ्रेम में भी वर्क कर रहा है, हाथ में उसके भी बॉल आ रही है और इसके भी आ रही है। लेकिन अगर ये ऑब्जर्वर देख रहा है तो ये कहेगा कि ये वर्टिकली अपवर्ड गई बॉल और नीचे आई, लेकिन इस ऑब्जर्वर के लिए जो कि v वेलोसिटी से चल रहा है इधर की डायरेक्शन में, तो उसके लिए ये बॉल ऐसे तो गई, लेकिन थोड़ा उसने vx वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी है और y कंपोनेंट भी है, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑब्जर्वर इसके रेस्पेक्ट में x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो तब उसका पाथ वर्टिकली अपवर्ड ना होके थोड़ा पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक है। तो ये डिटेक्ट करेगा कि इस वाले ऑब्जर्वर, सेकंड फ्रेम के जो ऑब्जर्वर है उसका जो पाथ है बॉल का वो पैराबोलिक है। लेकिन अगर सेकंड ऑब्जर्वर अपने ही फ्रेम से देख रहा है, ठीक है, वो चल रहा है लेकिन अपने ही फ्रेम से देख रहा है, तो कहेगा नहीं, मैंने तो अपनी बॉल ऊपर भेजी थी और नीचे मेरे हाथ में ही आ गई है, इसका जो पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन ही रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं ना। और अगर ये देख रहा है इसको तो उसके अकॉर्डिंग कुछ और कंडीशन होगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे रिलेटिविटी आ जाती है कि डिफरेंट फ्रेम में जो पाथ ऑफ द बॉल है वो डिफरेंट हो गया। इसके अकॉर्डिंग ये अपना देख रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये अपना देख रहा है, दोनों स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन यहाँ से देख रहा है तो इसका ये सेम स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका देख रहा है तो पैराबोलिक पाथ हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तो इसके लिए गैलीलियन ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी है, जो कि हम अभी डिस्कस करते हैं। देखिए, गैलीलियन के अकॉर्डिंग जो और न्यूटन के अकॉर्डिंग भी जो टाइम है वो एब्सोल्यूट है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जो टाइम एक ऑब्जर्वर की क्लॉक में है सेम टाइम दूसरे ऑब्जर्वर की क्लॉक में है। यानी उन दोनों ने पहले मिलके अपनी घड़ी का टाइम मैच किया, उसके बाद एक इवेंट देखनी शुरू की। दोनों एक ही जगह पे खड़े होके किसी इवेंट को देख रहे हैं, यानी कोई बम फटा मान लिया या आपने यहाँ पे एक बल्ब को ग्लो किया, और दो ऑब्जर्वर दोनों यहीं पे खड़े हैं। हमने एक फ्रेम का नाम S रख दिया है और दूसरा S प्राइम रख दिया, और दोनों एक दूसरे से कॉन्साइड कर रखे हैं। तब उस कंडीशन में आप ये बताइए कि ये इवेंट अगर हो रही है और ये घड़ी से देखते हैं,
अपनी घड़ी से मैच करके, दोनों की सेम चल रही है तो उनके अकॉर्डिंग सेम प्लेस पे और सेम टाइम पे ये इवेंट होगी, यानी उनके हिसाब से टाइम भी सेम था क्योंकि घड़ी मैच हुई हुई है और प्लेस भी सेम था क्योंकि ये दोनों एक ही जगह खड़े होके देख रहे हैं उस इवेंट को। तो इस तरह की जो इवेंट होती है वो कोइंसिडेंट होती है जो सेम प्लेस और सेम टाइम पे हो। लेकिन अगर ये ऑब्जर्वर जो एस फ्रेम है वो इनर्शियल फ्रेम ही है, ठीक है, ये तो रेस्ट में है एस वाला, और ये वाला फ्रेम आपका एस प्राइम फ्रेम है, ओके। और ये एक्स डायरेक्शन में, ये आपका एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है, ये जेड है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड प्राइम, ये प्राइम फ्रेम है। तो अगर ये एस प्राइम फ्रेम v कांस्टेंट वेलोसिटी से इसकी तरफ चलना शुरू कर दे, ये ध्यान रखना है टाइम दोनों ने मैच कर लिया है, यानी o डैश जो o प्राइम o पे था जब दोनों के ओरिजिन कोइंसाइड कर रखे थे तब दोनों का टाइम सेम था, ठीक है। तब उस कंडीशन में t टाइम बाद अगर कोई इवेंट होती है यहाँ पे, तब ये ऑब्जर्वर क्या नोट करेगा और ये ऑब्जर्वर क्या नोट करेगा, उसके ट्रांसफॉर्मेशन की गैलीलियन ने इक्वेशन दी कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर जो एस फ्रेम में है उसके लिए जो इवेंट है वो यहाँ पे हुई है, ये एक्स आपका फ्रेम है, वाई ये है कोऑर्डिनेट और ये थोड़ा सा इधर है 3 डायमेंशन में, इस प्लेन में नहीं है, और जेड ये है, तो कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एंड टी है, एक्स वाई जेड एंड टी अकॉर्डिंग टू एस फ्रेम। लेकिन इस वाले फ्रेम में x वाला जो कंपोनेंट है ये अब कम हो गया है, तो ये x प्राइम y प्राइम z प्राइम एंड t प्राइम फॉर s प्राइम फ्रेम। तो s प्राइम फ्रेम में कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो गया है। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या रिलेशन है ये गैलीलियन ने दिया था। उन्होंने कहा x प्राइम इज इक्वल टू x माइनस वी टी के इक्वल होगा। एक्चुअली क्या होगा, t टाइम बाद ये इवेंट हैपन हुई, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे तो दोनों साथ ही थे, t टाइम में इन्होंने x डायरेक्शन में v इंटू टी डिस्टेंस चल ली है, तो अब इसके कोऑर्डिनेट x माइनस वी टी हो गया। पहले तो यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस थी, अब ये वी टी सब्ट्रैक्ट हो गई है, अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो x माइनस वी टी बची है, तो इसीलिए इसका x प्राइम कोऑर्डिनेट इतना हो गया। लेकिन अगर ये एक ही लाइन में चल रहा है, x डायरेक्शन में ही चल रहा है, तो y प्राइम तो y के इक्वल ही होगा, z प्राइम z के इक्वल होगा और t प्राइम इज इक्वल टू t के इक्वल होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन टाइम जो है वो एब्सोल्यूट है, जो कि लॉरेंज के कॉन्सेप्ट में नहीं है। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम भी चेंज होता है क्योंकि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन v कंपेरेबल टू लाइट, स्पीड ऑफ लाइट पर था, तो वहाँ पे ये मैं आपको वैसे भी अलग से इसलिए ध्यान रखें आप, ये बता दिया है मैंने आपको, जब हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो तब हम देखेंगे इसको कि कैसे होता है। तो यहाँ पे हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली है 4। इन केस फर्स्ट व्हेन ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, रेस्ट वाले जो ऑब्जर्वर है उससे दूर जा रहा है x डायरेक्शन में, ठीक है ना। लेकिन इसके रिवर्स भी इक्वेशन है, अगर हम इस फ्रेम से इस फ्रेम में आते हैं तब आपके x इज इक्वल टू एक्स प्राइम माइनस वी टी के इक्वल हो जाएगा y प्राइम टी प्राइम, ठीक है ना, ये तो दोनों सेम ही है, y प्राइम y इज इक्वल टू वाई प्राइम, z इज इक्वल टू z प्राइम एंड t इज इक्वल टू t प्राइम। ये इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है और ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है जब ऑब्जर्वर दूर जा रहा है। तो कंडीशन यही थोड़ी ना होगी, कंडीशन ये भी हो सकती है केस सेकंड कि ऑब्जर्वर एस फ्रेम वाला ये रेस्ट में है और ये जो आपका दूसरा फ्रेम है वो किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक है ना, जिसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस चेंज हो रहे हो और इवेंट यहाँ पे हैपन हो रही है। तब एस फ्रेम के जो कोऑर्डिनेट हैं वो इसके अकॉर्डिंग एस में एक्स वाई जेड एंड टी हैं और एस प्राइम फ्रेम में एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम एंड टी प्राइम है। तो इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन निकालने हैं, यानी हमने इस फ्रेम से इस फ्रेम में कन्वर्ट करने हैं,
ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो आपको इवेंट कैसी दिखाई देगी, उसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे, और यहाँ से देखेंगे तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये x प्राइम है, y प्राइम है और z प्राइम है, और यहाँ पे आपने कहा कि इनके बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी v है, और v आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो v वेक्टर इज इक्वल टू उसके तीनों कंपोनेंट होंगे vxi प्लस vyj प्लस vz के, ठीक है। तो इसका मतलब है कि x प्राइम इज इक्वल टू x माइनस वी एक्स ऑफ t हो जाएगा। x डायरेक्शन में वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ तो उसका वो कंपोनेंट लेंगे, तो x प्राइम इज इक्वल टू x डायरेक्शन, पहले x था अब ये हो चुका है x प्राइम। ऐसे ही y प्राइम भी चेंज हो गया है क्योंकि तीनों एक्सिस चेंज हो रहे हैं, y माइनस वी वाई ऑफ t, z प्राइम इज इक्वल टू z माइनस वी जेड ऑफ t, एंड t प्राइम इज इक्वल टू t, क्योंकि एब्सोल्यूट टाइम का ही कॉन्सेप्ट रखा गया है। तो ये तीनों इक्वेशन हो गई है जब किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में ये आपका एस फ्रेम मूव कर रहा है। दोनों इनर्शियल फ्रेम है, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है हमेशा, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए गैलीलियो ने कोई ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपको न्यूटन के लॉ कराने हैं तो कुछ फिक्टिशियस फोर्स लगेंगे, ठीक है। ये चीज़ बार बार मैं आपको रिमाइंड भी करा रही हूँ। तो यहाँ पे आपने फिर से इनवर्स अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन निकालने हैं तो ये ऐसे हो जाएंगे, एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी एक्स ऑफ टी, सॉरी टी प्राइम, ये v जो है कांस्टेंट है इसलिए v पे प्राइम नहीं आ रहा है, y इज इक्वल टू वाई प्राइम माइनस टी प्राइम, z इज इक्वल टू जेड प्राइम माइनस वी जेड ऑफ टी प्राइम, और t इज इक्वल टू टी प्राइम। तो ये कोऑर्डिनेट होंगे जब हम इधर से इधर, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा इनवर्स में यहाँ पॉजिटिव आता है साइन और यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इनवर्स में वेलोसिटी जब दूर जा रहे हैं तो वेलोसिटी निगेटिव लेनी है, और जब पास आ रहे हैं तो वेलोसिटी का कंपोनेंट पॉजिटिव लेना है, क्योंकि इससे दूर आ जाए तो ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन देखने हैं तो क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास दो फ्रेम हैं, एक S है, ठीक है, इसका ओरिजिन O है, और एक फ्रेम S प्राइम है, और ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन में है, और कांस्टेंट स्पीड v से S प्राइम फ्रेम जा रहा है। दैट मीन्स दोनों फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है, और इसके कोऑर्डिनेट x y z और x प्राइम y प्राइम एंड z प्राइम है। कोई इवेंट यहाँ पे अपीयर हो रही है तो इस इवेंट को इस फ्रेम से देखना है और इस फ्रेम से देखना है, एंड ट्रांसफॉर्म करना है कि इसको कोऑर्डिनेट क्या दिखाई देंगे और इसको कोऑर्डिनेट क्या दिखाई देंगे। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। टाइम दोनों की घड़ी में सेम ही होगा, लेकिन पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट टाइम का कॉन्सेप्ट लिया गया है। ये सिर्फ लो वेलोसिटी के लिए ही है इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पे आपने कहा इवेंट को अगर आपने इससे कनेक्ट कर दिया, ये इवेंट P है, ये आपने कहा मान लिया R है इसका पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से तो कनेक्ट करके निकालते हो ना पार्टिकल P की, ये आपने कहा R प्राइम है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कैसे निकालोगे आप, क्योंकि इनके बीच में v का रिलेटिव स्पीड है, तो v वेक्टर जिसके पास vx कंपोनेंट, vy कंपोनेंट, vz कंपोनेंट, वेलोसिटी इनटू अगर आप टाइम कर दें, मान लो t टाइम बाद आप निकाल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस को ही बताएगा। तो दोनों रीजन के बीच में जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस वेक्टर होगा, वो वेक्टर v इंटू टी के इक्वल होगा। तो आपको वेक्टर एडिशन तो आता ही है, वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग दिस इंटू प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, दैट मीन्स v ऑफ t, वेक्टर v ऑफ t प्लस वेक्टर r प्राइम इज इक्वल टू वेक्टर r, ठीक है। यानी कि अगर आपको वेक्टर r प्राइम निकालना है तो वेक्टर r माइनस v इंटू टी, यहाँ पे वेक्टर आपको लगाना पड़ेगा v के ऊपर, v कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। यहाँ से अब हम इसे डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे, तो फिर उसके बाद वेलोसिटी एडिशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि गैलीलियन इनवेरिएंस क्या है, यानी कि न्यूटन के लॉ फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ इनवेरिएंट रहते हैं
गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से। दैट मीन्स कि एक इनर्शियल फ्रेम में भी सेम रहते हैं और सेकेंड इनर्शियल फ्रेम में भी सेम फॉर्म में ही रहते हैं। तो उसको प्रूव करने के लिए हमें इस इक्वेशन को यूज़ करना है। तो ये इक्वेशन मान लिया फर्स्ट है और इस इक्वेशन को अगर हम यूज़ करते हैं तो पहले हमें डिफ्रेंशिएट करना है इसको। तो dr अपॉन dt, इसको अगर आपने डिफ्रेंशिएट किया है dr प्राइम अपॉन dt, यानी कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू dr अपॉन dt माइनस वेक्टर v, और t की वैल्यू 1 हो जाएगी, dt अपॉन dt हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा u प्राइम इज इक्वल टू u माइनस v। फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज हो चुकी है, u प्राइम फ्रेम में वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो चुकी है और u फ्रेम में अलग है वेलोसिटी। दैट मीन्स कि पार्टिकल इस इवेंट का ये जो u प्राइम है ये है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, u प्राइम है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम। ओके, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक बोट लेते हैं, एक शिप है और यहाँ पे ये ऐसे चल रही है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक ऑब्जर्वर है और एक यहाँ पे रेस्ट में ऑब्जर्वर, और ये शिप आपकी मान लिया इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। तो ये प्राइम ये s फ्रेम हो गया, ये s प्राइम फ्रेम हो गया, क्योंकि ये और दोनों ही इनर्शियल फ्रेम हुए। अब आपने क्या किया, कोई इवेंट हैपन हुई कि आपने एक बॉल उछाली यहाँ से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ठीक है, ऊपर की फ्री फॉल हो रही है। आपने क्या किया, एक चीज गिर रही है इस बोट पे फ्रीली फॉल, ठीक है, कोई मतलब जी के अंडर ही ये नीचे की तरफ गिरेगी। तो अब क्या हो रहा है कि जब ये यहाँ पे हो रही है इवेंट एस प्राइम फ्रेम में, तो इस ऑब्जर्वर और इस ऑब्जर्वर को इसकी स्पीड कैसे दिखाई देगी, इस पार्टिकल p की, इसकी स्पीड इसके रेस्पेक्ट में, इसकी स्पीड इसके रेस्पेक्ट में। तो ये u प्राइम है पार्टिकल p की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू s प्राइम फ्रेम, ठीक है। तो यानी कि चेंज दिखाई देगी। देखिए अगर ये देख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जितना डायरेक्शन में ये जा रहा है ना, ये इससे दूर जा रहा है, तब उस कंडीशन में इसको जो s प्राइम फ्रेम में है उसको स्पीड दिखाई देगी u माइनस v के इक्वल, और अगर इसकी बात करें तो इसको स्पीड देगी u प्राइम प्लस v के इक्वल। ये इनवर्स ऑफ वेलोसिटी है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें जो वेलोसिटी है वो इनवेरिएंट नहीं रहती। वेलोसिटी इज नॉट इनवेरिएंट इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और इस चीज़ को अपने दिमाग में आपको रख लेना है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, इसने प्रॉब्लम क्रिएट की कि वेलोसिटी ऑफ लाइट भी हर फ्रेम में डिफरेंट होगी। इसके अकॉर्डिंग किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है हर इनर्शियल फ्रेम में डिफरेंट है, इनवेरिएंट नहीं है ना ये, ठीक है, इनवेरिएंट नहीं है। दैट मीन्स कि अगर इस इनर्शियल फ्रेम की बात करें, तो अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो इस इनर्शियल फ्रेम में डिफरेंट होगी और दूसरे में दूसरी होगी। अगर आपने मान लिया कि u आपका c है, तो u प्राइम कितना हो जाएगा, c माइनस v, और अगर हम u की बात करें तो वो हो जाएगा c प्लस v। ये तो बड़ा ही प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, यानी कि कोई भी चीज़ हर फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होगी, जो कि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग किया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट है, जो कि c इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के इक्वल निकल के आ रही थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था यहाँ पे, लेकिन अभी हम प्रॉब्लम्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। हम बात करते हैं गैलीलियन ने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, गैलीलियन ने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है रिलेटिविटी को एक्सप्लेन करने में, और फिर उसके बाद देखेंगे कि गैलीलियन ने न्यूटन के 3 लॉ जो हैं उनको भी इनर्शियल फ्रेम में इनवेरिएंट दिखाया। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ से इस इक्वेशन को सेकंड मान लेते हैं, उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अब ये देखिए d2r प्राइम अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू d2r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर, और v तो कांस्टेंट ही है क्योंकि इन दोनों के बीच में कांस्टेंट है v की वैल्यू। तो इसका मतलब है a प्राइम, ये एक्सेलरेशन ही तो होगा, इज इक्वल टू a, यानी कि s प्राइम फ्रेम में एक्सेलरेशन जो होगा वो a
एक्सेलरेशन इन एस फ्रेम के इक्वल हुआ। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक्सेलरेशन हर इनर्शियल फ्रेम में सेम ही होगा। इनवेरिएंट का मतलब हो गया सेम ही होगा, चाहे आप किसी भी इनर्शियल फ्रेम में चले जाएं, इनर्शियल ध्यान रखना है यहाँ पे आपको। तो ये इसका अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम में होता है। तो अगर आपने फर्स्ट इनर्शियल फ्रेम की बात की, सेकंड इनर्शियल फ्रेम जिसकी वेलोसिटी v है, वहां पे F प्राइम इज इक्वल टू एम ए प्राइम। मास तो चेंज नहीं होगा ना, लेकिन मास चेंज होता है, वो भी ध्यान रखना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिर से v इज वेरी वेरी लेस देन c, तब उस कंडीशन में मास चेंज नहीं होता था। तो m को आपने कहा है कांस्टेंट एवरीवेयर, g की वैल्यू सेम लग रही है, वेट सेम है, m a के इक्वल ये मास है, यानी कि अब आप ये देख रहे हो कि a प्राइम इज इक्वल टू a है, एक्सेलरेशन इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स f इज इक्वल टू f प्राइम। तो हर इनर्शियल फ्रेम में जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो एप्लीकेबल है। अब हम थर्ड लॉ की बात करें। फर्स्ट लॉ की हमने बात इसलिए नहीं की है, फर्स्ट लॉ का मतलब ये है कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। ये तो सिंपल है ही। फर्स्ट लॉ तो इनर्शियल फ्रेम में पहले ही आपने पोस्टुलेट, फर्स्ट लॉ तो आपने सबसे पहले मान ही लिया है, ठीक है ना। थर्ड लॉ है कि एक्शन एंड रिएक्शन, तो वहां से निकल के आता है मोमेंटम कंजर्वेशन, कि अगर दो पार्टिकल हैं, इन दोनों का मास m1 और m2 और वेलोसिटी u1 एंड u2 है, ठीक है, और आफ्टर स्ट्राइकिंग अगर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, उनकी वेलोसिटी u3 एंड u4 हो जाती है। ओके, समझ रहे हैं, मास तो सेम ही रहेगा। दोनों इलास्टिक कोलिजन अगर कर रहे हैं, अगर इनर इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं तो दोनों का मास जुड़ जाएगा, ठीक है, m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो बात यहाँ पे आती है कि आफ्टर इलास्टिक कोलिजन दोनों का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना देते हैं और इसको प्रूव करते हैं कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी इनवेरिएंट है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने कहा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1u3 प्लस m2u4। ओके, तो अब हमने क्या किया, ये वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअली, और हमने ये भी बताया कि जो वेलोसिटी है वो इनवेरिएंट नहीं होती, चेंज हो जाएगी अलग अलग इनर्शियल फ्रेम में। अब हमने मान लिया दोनों फ्रेम, एक एस फ्रेम है एक एस प्राइम फ्रेम है, और ये आपका v आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी है जिससे एस प्राइम फ्रेम मूव कर रहा है। तो u1 प्राइम इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, u1 माइनस v के, u2 प्राइम इज इक्वल टू u2 माइनस v के, u3 प्राइम इज इक्वल टू u3 माइनस v एंड u4 प्राइम इज इक्वल टू u4 माइनस v। ओके, अब हमने कहा कि इधर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो m1 u1 प्राइम, ये इवेंट जो इवेंट एस फ्रेम में थी, अगर हम एस प्राइम फ्रेम में देखें तो किसके इक्वल होगी, समझ रहे हैं ना मेरी बात, ये एस प्राइम फ्रेम में है और ये एस फ्रेम में। अब हमें इसे इनवेरिएंट दिखाना है, दैट मीन्स ये इक्वेशन इसी के इक्वल है, तभी तो इनवेरिएंट होगी ना। तो हमने कहा कि इनकी वैल्यू रखी, हमने m1 u प्राइम की वैल्यू रखी u1 माइनस v प्लस m2 u2 माइनस v, m1 u3 माइनस v प्लस m2 u4 माइनस v। अब इसको सॉल्व करें, आप सॉल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि निकल के आ रहा है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 u3 प्लस m2 u4। ये चेंज वेलोसिटी हो गई है, ठीक है ना। दैट मीन्स कि ये सेम फॉर्म में ही रहा, जो एस फ्रेम में था वही एस प्राइम फ्रेम में है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो भी अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन चेंज नहीं होता है, इनवेरिएंट रहता है। तो इसीलिए गैलीलियन ने ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी थी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे एप्लीकेबल थी। अब हम बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स की। देखिए फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंट नहीं रहती हैं। मैक्सवेल्स की इक्वेशन को ये इनवेरिएंट नहीं दिखा पाए थे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी कि या तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत है, या फिर न्यूटन के लॉज गलत हैं, या फिर मैक्सवेल्स की इक्वेशन गलत है। तो क्या चीज़ गलत है, इस चीज़ को
चीज़ को दिखाने के लिए माइकलसन मोर्ले एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया था और उन्होंने तब उस टाइम पे ये बात की गई कि जो एक यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसको ईथर का नाम दिया गया, ये ईथर मीडियम एक हाइपोथेटिकल मीडियम है और इस मीडियम को ये यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके रेस्पेक्ट में ही वेलोसिटी की स्पीड सी रहती है, बाकी और सब फ्रेम में चेंज हो जाती है। तो अगर ये मिल जाता, इसकी डिस्कवरी की थी एक्चुअली में माइकलसन मोर्ले ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि अगर ईथर प्रेजेंट है। अच्छा, ईथर क्यों माना गया? क्योंकि उस टाइम पे लाइट जो चल रही है कैसे प्रोपेगेट होती है इसके बारे में बहुत डिस्कवरी चल रही थी कि लाइट क्या है, क्यों है, क्या, ठीक है। तो ये तो निकाल लिया था उन्होंने अपने मैक्सवेल्स ने अपनी इक्वेशन से कि जो लाइट है उसकी स्पीड c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन जो लाइट है उसको वेव माना जाता था और वेव को चलने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है और उस वेव को चलने के लिए एक हाइपोथेटिकल मीडियम, क्योंकि सन से आ रही है लाइट, ठीक है, वहाँ से यहाँ तक आने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम होगा, क्योंकि एयर तो कहीं तक ही है ना, थोड़ी डिस्टेंस 10 किलोमीटर तक है, 10 किलोमीटर के ऊपर नहीं है, वैक्यूम है। तो वहाँ से कैसे लाइट आ रही है? तो एक हाइपोथेटिकल मीडियम सारे यूनिवर्स में फैला हुआ है और इस मीडियम में ही सारे प्लैनेट मूव करते हैं और हमारी अर्थ भी इसी में ही मूव कर रही है और एक रिलेटिविटी हो रही है उसमें भी, इस फ्रेम के रेफरेंस में। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए माइकलसन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उस एक्सपेरिमेंट को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और उसके बाद आइंस्टीन ने जो पोस्टुलेट निकाले थे उस एक्सपेरिमेंट के बाद उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।